हेलो स्टूडेंट्स, S6 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आवेश संरक्षण का नियम सीखा था कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, और कूलाम का नियम इस टॉपिक का सबसे मेन और सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है। तो इस टॉपिक को आप बड़े ही अच्छी तरह से समझें, ठीक, क्योंकि यह टॉपिक कूलाम का नियम पूरे आने वाले चैप्टर में आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना एक नियम दिया था, तो उसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब ये नियम था क्या? ये नियम था कि दो स्थिर बिंदु, लिखता हूँ थोड़ा सा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या समझा हमने लिखा है कि कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। मतलब कि हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब होता है कि हमारे पास दो आवेश होने चाहिए और वो आवेश रुके हुए होने चाहिए, क्योंकि स्थिर माने क्या होता है? रुके हुए। तो कहा गया है दो रुके हुए बिंदु आवेश का मतलब होता है कि जो आवेश है वो हमें बिंदु मानकर चलना है। और दो आवेश होने चाहिए और वो आवेश रुके हुए होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि दो बिंदु आवेश रुके हुए होंगे तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसे समझते हैं कि चलो हमने मान लिया कि एक बिंदु हमारे पास ये रखा हुआ है और दूसरा बिंदु हमारे पास ये रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि दो बिंदु होने चाहिए, उन पर स्थिर आवेश होने चाहिए। स्थिर आवेश का मतलब रुके हुए आवेश। तो मान लेते हैं कि इस पर एक स्थिर आवेश है जिसका नाम है Q1 और इस पर एक स्थिर आवेश है जिनका नाम है Q2। तो उन्होंने कहा कि यदि आप दो स्थिर बिंदु आवेशों को रखेंगे तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, कैसे कि अगर दोनों आवेश मान लेते हैं कि एक ही प्रकृति के हैं। कैसे हैं? दोनों आवेश एक ही प्रकृति के हैं, मतलब फर्स्ट आवेश भी प्लस का है और दूसरा वाला आवेश भी धनात्मक है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि जब दोनों आवेश या तो प्लस प्लस हों या माइनस माइनस हों तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के होंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, यदि दोनों आवेश माइनस माइनस होंगे तो भी उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, अगर दोनों आवेश एक आवेश प्लस हो और दूसरा आवेश माइनस हो तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। तो उन्होंने कहा था कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश वायु या निर्वात में रखे हों, वायु या निर्वात मतलब
कि वायु मतलब या तो वायु की उपस्थिति में रखे हों या निर्वात में रखे हों, यानी ऐसी जगह पर रखे हों जहाँ पर वायु ना हो, तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो चलो मान लेते हैं कि हमने जो है दोनों आवेश, चाहे आप प्लस ले लें चाहे दूसरा वाला प्लस ले लें, या तो जो है प्लस माइनस ले लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, चलो मान लेते हैं कि इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है या आकर्षण बल भी हो सकता है, दोनों हैं, या तो उसके आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। जब दोनों आवेश जो है, दोनों आवेशों के बारे में जिक्र किया जाता है कि आकर्षण बल भी है, ध्यान से सुने, आकर्षण बल भी है और प्रतिकर्षण बल भी है, तो उसे वैद्युत बल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? वैद्युत बल। क्योंकि वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आकर्षण बल होता है और एक प्रतिकर्षण बल होता है। तो उन्होंने दोनों के बारे में कहा है, आकर्षण बल के बारे में भी कहा है और प्रतिकर्षण बल के बारे में भी कहा है। तो हम डायरेक्ट अलग अलग ना लिख के उन्हें जो है कंबाइंड करके लिखते हैं वैद्युत बल। क्या लिखते हैं? वैद्युत बल। क्योंकि वैद्युत बल में आकर्षण बल भी आ जाएगा और प्रतिकर्षण बल भी आ जाएगा। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का मतलब होता है F, क्योंकि बल को F के द्वारा दर्शाया जाता है। दोनों आवेशों के गुणनफल, कह रहे हैं कि दोनों आवेशों का आप गुणा कर दीजिए, दोनों आवेशों का आप गुणा कर दीजिए। चलो करते हैं। पहला आवेश हमारा Q1 है और दूसरा हमारा आवेश Q2 है, उनका आप गुणा कर दीजिए। तो दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब गुणा के समानुपाती होता है। अब समानुपाती का मतलब क्या होगा? आप क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे, जब दो चीज़ों को हमें समानुपाती दिखाना होता है तो उनके बीच में समानुपाती का साइन लगाया जाता है। तो ये साइन हमारा कौन सा होता है? समानुपाती। आप कैसे पता करेंगे कि यह साइन समानुपाती का है? अगर दोनों चीज़ें, बिल्कुल ध्यान से समझें, अगर दोनों चीज़ें एक ही लाइन में लिखी हैं, एक ही लाइन मतलब एक ही सीध में लिखी हैं, एक ही जो है लाइन में लिखी हैं, तो उनके मध्य में जो ये चिन्ह लगता है इसका नाम समानुपाती पढ़ा जाता है। जब दोनों लाइनें एक ही सीध में होती हैं तो उनके मध्य वाला जो साइन होता है उसे समानुपाती पढ़ा जाता है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन होता है? हमारा वैद्युत बल। ठीक, तो इतनी भाषा हमारी हो गई यहाँ तक। तथा उनके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी? इन दोनों के बीच की दूरी। चलो हम मान लेते हैं कि दोनों ही आवेश हमारे r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। क्यों? हमें दूरी पता नहीं है तो अभी हम उनके बीच की दूरी r मान लेते हैं। तो दोनों आवेश जो है वो r दूरी पर हमने मान लिया है कि रखे हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि उनके बीच की दूरी, उनके किनके? Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है? r। तो r के वर्ग के, तो r का जो है वर्ग कर दीजिए आप। ठीक, r के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है? बल होता है व्युत्क्रमानुपाती। कह रहे हैं कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वही दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और यही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब किसी को व्युत्क्रमानुपाती दिखाना होता है तो उसे 1 के बटे में हमेशा लिखा जाता है। ठीक, तो F ही जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? 1/r² के। ठीक, सॉरी, r स्क्वायर के। तो इसे हम समीकरण नंबर जो है फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोनों आवेशों का गुणनफल वैद्युत बल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है एक ही लाइन में लिखे हों और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि 1 के बटे में कोई चीज़ लिख दी जाती है तो उस चीज़ को व्युत्क्रमानुपाती समझा जाता है। किसके? यहाँ वाली चीज़ के। तो r² जो है वो F के व्युत्क्रमानुपाती माना जाएगा। ठीक, अब क्या है कि हमारे पास दो समीकरण बन गए हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, बड़े ही ध्यान से समझें। चलो बैठते हैं, ये आप जो है नोट कर लेंगे पूरा। तो हमारा पहला समीकरण क्या है? लिखते हैं दोबारा। हमारा पहला समीकरण है
F समानुपाती Q1 गुणा Q2, समीकरण नंबर फर्स्ट। और समीकरण दूसरा है F व्युत्क्रमानुपाती R², समीकरण नंबर 2। अब लिखें समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक। तो जब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि F ही इसके समानुपाती है और F ही इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो F यहाँ पर 2 बार आया है। जब आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ वाली चीज़ जो है वो कितनी भी बार आए, चाहे 2 बार आए चाहे 4 बार आए, उसे आप 1 बार लिख लें। तो मैंने जो है 1 बार लिख लिया। अब इनके बीच में जो है समानुपाती का साइन लगा है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है, तो यहाँ पर लगा दें, ठीक। अब यहाँ पर क्या है Q1 गुणा Q2, तो यहाँ पर जो है ऊपर लिख लें Q1 गुणा Q2 और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है R², तो आप नीचे क्या लिख लें R², ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि हम 11th में पढ़ के आए हैं कि जब जो है समानुपाती लगा होता है तो हमें इस समानुपाती को हटाना होता है, ठीक। तो अब हम इस समानुपाती को हटाएंगे और बराबर का साइन लगाएंगे। और जब समानुपाती को हटा के बराबर का साइन लगाया जाता है तो एक नियतांक लिया जाता है, हमें पता है, ठीक। तो यहाँ पर एक हम नियतांक लेंगे। अब वो नियतांक कितना लेंगे, वो हम कूलाम के अनुसार लेंगे, क्योंकि कूलाम ने अपने प्रयोग में जो नियतांक लिया होगा उसी का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो नियतांक पहले से फिक्स होते हैं, हमें उन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर कूलाम ने नियतांक कितना लिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। 1/4 पाई इसे पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, और नीचे 0 लगी है, तो चाहे तो आप ऐसा पढ़ दें एप्सिलॉन 0 या ऐसा पढ़ दें एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब ये तो हमारा नियतांक हो गया। अब क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था Q1 गुणा Q2 बटे में कितना है R², ठीक। तो बात समझ आया नहीं आया, तो जहाँ लिख लेंगे, लिखें जहाँ यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है उसे हम K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, K बराबर कितना है, K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमने क्यों मान लिया, हमने K इसीलिए माना कि K को ही नियतांक बोला जाता है। तो चाहे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दें वो भी बात सही है, चाहे इसके स्थान पर आप K लिख दें वो भी बात सही है, ठीक। तो दोनों ही बातें सही है। लिख देंगे बगल से जहाँ K बराबर समानुपाती नियतांक है, जहाँ K बराबर समानुपाती नियतांक है, ठीक। चाहे तो अनुक्रमानुपाती नियतांक भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, या इसे हम एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं। तो लिखें एप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब बात आती है कि चलो हम K तो समझ गए कि K यहाँ पर आने वाला नियतांक है, लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट की बात हुई है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, तो ध्यान से समझें कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है वो बता रहा है कि एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता से मतलब होता है कि हमने जो Q1 और Q2 आवेश लिए हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं, वो निर्वात में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, निर्वात में। तो उनके मध्य हमने पढ़ा कि या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो एप्सिलॉन 0 यह बताता है कि यदि हमारे दोनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हैं, तो उनके मध्य कितना वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल का मतलब कितना उनके मध्य जो है आकर्षण बल लगेगा या कितना उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का मतलब होता है कि निर्वात में उनके मध्य लगने वाला बल। कौन सा बल, वैद्युत बल। तो एप्सिलॉन 0 यह बताता है कि यदि दोनों आवेश हमारे निर्वात में रखे होंगे तो उनके मध्य में कितना बल कार्य करेगा। तो वो बल कौन बताता है, बल हमारा एप्सिलॉन नॉट बताता है, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब होता क्या है
कि यहाँ पर जो के आया है, के मतलब 1/4πε0, ये हमारा दो बातों पर निर्भर करता है। हमें ध्यान समझना है, कितनी बातों पर? दो बातों पर। तो इतना आप नोट कर लें, इसके आगे हम चलते हैं, बैठते हैं। लिखें के दो बातों पर निर्भर करता है, के दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बात पर? नंबर पहला मात्रक पद्धति पर। किस पर? मात्रक पद्धति पर। नंबर दूसरा माध्यम पर। किस पर? माध्यम पर। ठीक है, तो समझते हैं कि के का मान माध्यम पद्धति पर कैसे निर्भर करता है। ठीक, तो पहले हेडिंग बनाएं, माध्यम पद्धति पर। पहले हेडिंग बनाएं, माध्यम पद्धति पर। ठीक, सॉरी गलती हो जाती है। मात्रक पद्धति पर। इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पर के लिया है उसका अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रक होता है। मतलब कि के का MKS पद्धति यानी SI पद्धति में अलग मात्रक होता है और CGS पद्धति में अलग मात्रक होता है। इसीलिए कि हमारा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, क्योंकि के का मान जब आप SI पद्धति में निकालेंगे तो अलग होगा और के का जो मात्रक है वो आप CGS पद्धति में निकालेंगे तो अलग होगा। कैसे समझते हैं कि चलो पहले बनाते हैं इसमें नंबर A पॉइंट, MKS पद्धति में, MKS पद्धति में मतलब SI पद्धति में। ठीक, तो MKS पद्धति में, या इसे हम जो है शॉर्ट फॉर्म SI पद्धति भी लिख दें, तो समझते हैं कि SI पद्धति में के का मात्रक क्या होता है। ठीक, ध्यान समझें। के बराबर कितना होता है? के बराबर हमें पता है कि 1/4πε0 होता है। ठीक, ध्यानपूर्वक समझें। तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पूरा फॉर्मूला हमारा होता है F बराबर 1/, चाहे तो ऐसा लिख लें, के Q1 गुणा Q2/R²। ऐसा क्यों लिखा? चाहे तो आप के स्थान पर 1/4πε0 लिख लें, चाहे तो उसे सीधा के लिख लें, दोनों ही बातें सही है। तो हमें किसका मात्रक निकालना है? हमें के का मात्रक निकालना है। तो पहले हम के के रूप में फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कैंची वाला गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और F का गुणा R² में हो जाएगा। तो के Q1 Q2 का गुणा 1 में होगा, तो जो कहते हो आएगा के Q1 Q2 बराबर है, तो बराबर F का जो है R² में हो जाएगा, तो F R² हो जाएगा। निकालना किसका मात्रक है? के का। तो के बराबर कितना हो जाएगा? ये सारी चीज़ FR² के अपॉन में आ जाएंगी, FR² अपॉन Q1 Q2। ठीक, अब इसका हमें मात्रक निकालना है, समझें। F क्या है? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और बल का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक, R क्या है? दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। अब इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन है तो अपॉन लगा देंगे। ठीक, अब क्या है? Q1 Q2, तो Q1 क्या है? आवेश, Q2 आवेश। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम, और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम मल्टीप्लाई कूलाम। तो कूलाम मल्टीप्लाई कूलाम का मतलब क्या होता है? कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका MKS पद्धति SI पद्धति में मात्रा क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान भी लिख लें कि के का मान के बराबर 1/4πε0। अगर कोई आपसे 1/4πε0 या नॉट या के का मान पूछता है किस पद्धति में? SI पद्धति में, तो हमें कितना बताना है? हमें बताना है 9 × 10⁹। किसका मान? 1/4πε0, या उसी को हम के कहते हैं। 9 × 10⁹, और मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, याद रखना है हमें कि MKS पद्धति SI पद्धति में K का मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक, तो पहला तो हो गया कि MKS पद्धति में हमने जो है ज्ञात कर लिया। अब दूसरा हम करेंगे CGS पद्धति में। लिख लें, नंबर 2 CGS पद्धति में, CGS पद्धति में। ठीक, तो हमने फार्मूला क्या निकाला था? हमने फार्मूला निकाला था K बराबर FR² अपॉन Q1 Q2। अब किस में निकालना है हमें? CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में, वैसे MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। तो बल का मात्रक क्या हो गया? डाइन। और R क्या है हमारी? R है हमारी दूरी, और दूरी का CGS पद्धति में मात्रक होता है सेंटीमीटर। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन है तो अपॉन लगा देंगे। अब क्या है? कूलाम। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टेट कूलाम मल्टीप्लाई स्टेट कूलाम। तो स्टेट कूलाम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्टेट कूलाम का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा CGS पद्धति में K का मात्रक 1/4πε0 का मात्रक। ठीक है, चलो अब इसका मान देखते हैं कि CGS पद्धति में इसका मान क्या होता है। तो CGS पद्धति में हमारे K का मान होता है 1 और क्या है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर। हमें याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बात जो है हम नोट करेंगे। हमारा जो है पहली हेडिंग थी मात्रक पद्धति पर K का मान, तो हमारा पूरा हो गया है। अब सेकंड जो है वो जो है माध्यम पद्धति पर भी निर्भर करता है। तो देखते हैं कि K का मान माध्यम पद्धति पर कैसे निर्भर करता है। नंबर दूसरा डालें, माध्यम पद्धति पर, माध्यम पद्धति पर। ठीक, तो माध्यम पद्धति पर क्या होता है कि जैसे हम निर्वात के लिए, किसके लिए? निर्वात के लिए फार्मूला निकालें, निर्वात के लिए फार्मूला निकालें तो कितना हो जाएगा? वैसे हमारा फार्मूला होता है F बराबर निर्वात के लिए, क्योंकि हमने अभी हाल जो फार्मूला निकाला था वो निर्वात के लिए ही निकाला था। कैसे बताते हैं कि F निर्वात बराबर होता है हमारा K Q1 Q2 बटे R²। और K का मान कितना होता है? 1/4πε0। जहाँ पर जो ε0 है वो क्या बताता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। किसकी? निर्वात की। कि जब हमारे आवेश निर्वात में रखे हों तो हमारा बल भी निकल के आएगा, वो भी हमारा निर्वात में निकल के आएगा, क्योंकि जो निर्वात की माध्यम की जो वैद्युतशील ε0 जो होती है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होगी। तो निर्वात की वैद्युतशीलता है तो बल भी किस में आएगा? निर्वात में। ठीक, तो इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या है? अब निकालते हैं माध्यम के लिए। किसके लिए? माध्यम के लिए। माध्यम का मतलब कि अगर हमारे दोनों आवेश निर्वात में ना रखे हों, किसी माध्यम में रखे हों, माध्यम मतलब जल भी हो सकता है माध्यम, वायु भी माध्यम हो सकती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हों कि हमारे दोनों आवेश निर्वात में ना होकर किसी माध्यम में रख दिए जाएं, तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है देखते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है F माध्यम, माध्यम को M लिखेंगे। ठीक, मीडियम मीन्स क्या होता है? माध्यम, बराबर 1/4πε0। जब निर्वात के लिए होता है तो ε0 होता है, जब माध्यम के लिए होगा तो नोट न लगा के M लगाते हैं। M का मतलब हम माध्यम के लिए पढ़ रहे हैं, Q1 Q2 बटे R²। ठीक, इसे जो है हम समीकरण नंबर 2 मान देंगे। अब एक काम करेंगे कि समीकरण
फर्स्ट बटे सेकेंड कर देंगे, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम भाग करेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम बराबर, ये सारी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे पहले ये वाली वैल्यू फिर भागत फिर ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर m है, तो क्या होगा, ये सारी वैल्यू जो है वो हमारी इससे कट जाएगी। ठीक है, और 4 पाई हमारा इससे कट जाएगा। अब होगा क्या कि जो हमारा एप्सिलॉन m है वो कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा ऊपर पहुँच जाएगा। क्यों, पहले का होता है चौथे से गुणा और दूसरे का होता है तीसरे से गुणा, मतलब अंदर अंदर गुणा होता है और बाहर बाहर गुणा होता है। तो एप्सिलॉन m हमारा पहले से गुणा होकर ऊपर पहुँच जाएगा और अपॉन में हमारा कितना रहेगा, एप्सिलॉन नॉट। कैसे देखते हैं, इतना लिख लेंगे, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम इक्वल एप्सिलॉन m जो है ऊपर पहुंच जाएगा और एप्सिलॉन r हमारा नीचे पहुंच जाएगा। ठीक, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। अब होता क्या है कि जो एप्सिलॉन m यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युतशीलता, और जब माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात कर दिया जाता है, अनुपात मतलब उन्हें जो है एक दूसरे के बटे में लिख दिया जाता है, किन्हें किन्हें, जब माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता को अपॉन में कर दिया जाता है, मतलब अनुपात में कर दिया जाता है, तो ये फार्मूला बनता है, चूँकि सिग्मा r बराबर होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मतलब जब माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता होती है तो वो एप्सिलॉन r के बराबर होती है। जहाँ एप्सिलॉन r क्या होता है, जहाँ एप्सिलॉन r होता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, हमें याद रखना है। ठीक, तो ये सारी वैल्यू हमारी एप्सिलॉन r के बराबर हो जाएगी। कैसे कि एफ निर्वात बटे एफ माध्यम इक्वल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एप्सिलॉन r के इक्वल। तो हमारा एक फार्मूला निकल कर आया कि एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम इक्वल होता है एप्सिलॉन r के। ये वाला जो है फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो काफ़ी जो है हमारा सहयोग करेगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा, क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है कि एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है। तो ध्यान से समझना है कि एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकाली जाती है। इतना जो है कॉपी में नोट कर लेंगे। अब लिखें एप्सिलॉन नॉट की का विमीय सूत्र। ठीक, कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला पता होता है कि F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, एक मिनट थोड़ा कैमरा चेक कर लूँ। सही है। अब क्या करेंगे हम कि हमें जो है एप्सिलॉन नॉट की जो है विमा निकालनी है। तो पहले हम अपना फार्मूला एप्सिलॉन नॉट के रूप में डिज़ाइन करेंगे। कैसे, यहाँ हम 1 मान लेंगे और हम कैंची वाला गुणा कर देंगे। इन सारी चीज़ों का गुणा f में हो जाएगा और इन सारी चीज़ों का गुणा 1 में हो जाएगा। तो f का गुणा किस में होगा, f का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर में, इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे। और 1 का गुणा हो जाएगा
Q1 Q2 में, तो वो ज्यों के त्यों रहेंगे। अब निकालनी किसकी विमा है हमें, एप्सिलॉन नॉट की, तो इसकी विमा निकालेंगे तो बकाया सारी चीज़ें Q1 Q2 के अपॉन में चली जाएंगी। कैसे कि एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन एफ, फिर आएगा 4 पाई, फिर आएगा ये तो निकालना ही था, अब आएगा कितना आर स्क्वायर। इतनी सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है, मतलब इतनी सारी चीज़ों की हमें विमा लिखनी पड़ेगी। तो हम कैसे लिखेंगे कि ध्यान से देखें, ऊपर क्या है हमारा आवेश, Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, तो आवेश की हमारी विमा होती है, हम पढ़कर आए हैं AT, तो AT हो गई Q1 की विमा। अब Q2 भी आवेश है तो उसकी हमारी विमा कितनी आएगी AT। अब अपॉन लगा है तो अपॉन लगा देंगे, ठीक। नीचे क्या है F मीन्स बल, और बल की हमारी विमा होती है ML_T-2, ठीक। और क्या है फिर 4 पाई एक गणित का अक्षर है, क्योंकि 4 भी एक गणित का अंक है और पाई का मान होता है 3.14, तो ये भी एक गणित का अंक है। जितने भी गणित के अंक होते हैं उनका ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होती है, उन्हें मात्रक और विमा लेते समय वहाँ से निगलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब वहाँ से हटा दिया जाता है। तो 4 पाई यहाँ से हट जाएगा। अब बचा क्या आर स्क्वायर, आर क्या है दूरी, तो दूरी की विमा क्या होती है L, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे। चलो और सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन 0 इक्वल ऊपर क्या है ए मिलकर ए स्क्वायर हो जाएंगे, टी मिलकर टी स्क्वायर हो जाएंगे। अब नीचे क्या है m अकेला है तो लिख लेंगे, l कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 2 और 1 3, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार 1 से हैं, तो l तो 2 और 1 कितने होंगे 3, तो l की घात 3 हो जाएगा। अब बचा कितना t की पावर -2 बचा, ठीक। अब इन सारी चीज़ों को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जब हम किन्हीं भी चीज़ों को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाएं तो उनकी घात में जो चिन्ह होता है उन्हें बदल दिया जाता है। कैसे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल ऊपर जो है ए स्क्वायर लिखा है तो हम ए स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक। टी स्क्वायर लिखा है तो हम टी स्क्वायर लिख लेंगे। एम में नीचे कोई घात नहीं है तो एक घात है, +1 घात है, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, माइनस की जो है घात हो जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस है ऊपर जाएगी तो माइनस। अब ये वाली l की घात 3 ऊपर जाएगी तो नीचे प्लस की है ऊपर माइनस की हो जाएगी। t की घात नीचे प्लस की है, सॉरी नीचे माइनस की है तो ऊपर प्लस की हो जाएगी, ठीक। तो हमारी विमा क्या निकली, हमारी जो है वह निकली m-1, ठीक है। अब a कितना है, a की जो है स्क्वायर निकली, और t कितनी है, अब t की वैल्यू यहाँ 2 बार है, एक ये है और एक ये है, इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल m की पावर -1, a की पावर जो है +2, और t आधार 1 से हैं, 2 घात यहाँ पर हैं 2 घात यहाँ पर हैं, तो 2 और 2 4, तो t की घात जो है 4 हो जाएगा और l की घात -3 हो जाएगा। तो यह हमारी एप्सिलॉन 0 की विमा निकल कर आ जाएगी। तो हमें याद रखना है कि एप्सिलॉन 0 की विमा होती है m की पावर -1, a स्क्वायर, t की घात जो है 4 और l की पावर -3, ठीक। अब क्या है कि एप्सिलॉन 0 का एक आंकिक मान भी होता है गणित के अक्षरों में, तो उसे भी हम जो है लिख लेते हैं। विमा तो हमने निकाल लिया है। अब क्या है कि चलो एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन 0 का मात्रक, ठीक, इसका मात्रक भी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। तो हमारा फार्मूला क्या बना था, हमारा फार्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। इसे हम जब कैंची वाला गुणा करेंगे तो इससे गुणा यहाँ पर होगा, तो F × 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या है r² इक्वल है, तो इक्वल 1 का गुणा इसमें होगा, तो Q1 × Q2। मात्रक निकालना है हमें एप्सिलॉन नॉट का, तो सारी चीज़ें हम जो है अपॉन में भेज देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा Q1 × Q2 और F नीचे पहुंच जाएगा, 4 पाई नीचे पहुंच जाएगा और साथ में r² भी नीचे पहुंच जाएगा। चलो इसका मात्रा फाइंड करते हैं। Q क्या है आवेश, तो आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, मल्टीप्लाई फिर भी आवेश है तो कूलाम, अपॉन लगा है तो अपॉन लगा देंगे। बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन,
4 पाई गणित का अंक है, मैंने बताया है, उसे निगलेक्ट कर देते हैं। आर क्या है? दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब ऊपर कूलाम कूलाम 2 बार है, तो 2 बार ना लिख के कूलाम का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारे क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब इसका हमारा मान भी होता है, आंकिक मान कितना होता है? हमें याद रखना है कि एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक, हमें याद रखना है। और क्या है? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कूलाम का नियम का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो उसे दोबारा जो है रिपीट करके देंगे, आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।